अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट्स को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम मेंडल्स की प्री हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और उसके मेंडल्स के लॉज के नाम डिस्कस किए थे। और मेंडल्स के 3 लॉज हैं, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डियर स्टूडेंट, लॉज स्टार्ट करने से पहले आपको जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी के बारे में मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन हो। अगर टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो मेंडल्स के लॉस को समझना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने पिछले वीडियोस में तमाम टर्मिनोलॉजीज़ जो इसके लॉस में यूज़ होती हैं उनको हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर, सबसे पहले मेरे पिछली वीडियोस देखें ताकि आप जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ हों और फिर आपको ये जेनेटिक्स के लॉस, मेंडल्स के लॉस बआसानी समझ में आएंगे। तो आइए मेंडल्स के लॉस की तरफ चलते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? अक्रॉस इन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स in which they are differing from one character to each other. These are brought together in F1 generation. Only one character is appear and other character is suppressed. The character which appear is called dominant and which character which suppress is called recessive. That is called law of dominance. क्या मतलब कि जब दो खालिस वैरायटी को आपस में क्रॉस कराया जाता है और ये दो खालिस वैरायटी एक दूसरे से एक एक करेक्टर की बुनियाद पर अगर मुख्तलिफ हैं तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही करेक्टर क्या होगा? अपीयर होगा। जो करेक्टर अपीयर होगा उसे डोमिनेंट कहेंगे और जो करेक्टर छुप जाएगा, मास हो जाएगा, उसे रेसेसिव कहेंगे। ये कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब मेंडल ने रिसर्च स्टार्ट की अपनी, गार्डन के अंदर इत्तेफाक से पी प्लांट्स थे। कभी पी प्लांट का कद लंबा था और कभी पी प्लांट का कद क्या था? छोटा था। उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि कभी इन पौधों पर, प्लांट्स के ऊपर ग्रीन कलर की पोर्स यानी कि फलियां निकल रही हैं और कभी यानी कि येलो कलर की फलियां निकल रही हैं। कभी इन फलियों में येलो सीड नज़र में आ रहे हैं उसको, कभी इसको ग्रीन सीड नज़र में आ रहे हैं। इसके अलावा इसने और भी करेक्टर्स को ऑब्ज़र्व किया तो ये काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ और इसने 32 से ज़्यादा वैरायटीज़ के ऊपर मटर के काम किया। फिर इसने कुछ फेमस कंट्रास्टिंग करेक्टर इसने फार्मूलेट किए और इसने ये देखा कि जब काम स्टार्ट किया बड़े एहतियात से इसने स्टार्ट किया और बड़े जो भी रिज़ल्ट उसने बनाए उसको काउंट करता था, उसका डेटा कलेक्ट करता था और फिर फाइनली इसने ये लॉ ऑफ डोमिनेंस पेश किया। अब ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है सिर्फ इसके वर्क तक अथेंटिक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। यानी कि इसको हम लॉ कह सकते हैं बट जनरल लॉ नहीं है इसका। क्यों? इसने क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस बयान करने के लिए जब हमेशा इसके जो पी प्लांट था, पीसम सेटाइवम के टॉल स्टेम को क्रॉस करवाया ड्वार्फ स्टेम के साथ, F1 जनरेशन में टॉल हासिल हुए। कई बार इसने ये रिज़ल्ट रिपीट किए तो इसको हमेशा टॉल ही करेक्टर क्या हुआ? F1 जनरेशन में अपीयर हुआ। और यही तमाम बातें देखकर उसने ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या किया? सजेस्ट किया कि अक्रॉस इन बिटवीन टू इंडिविजुअल डाइफरिंग फ्रॉम वन करेक्टर which are brought together in F1 generation, which character appear is called dominant and which character is suppressed या mass is called recessive, that is called the law of dominance। तो आइए इसके फेमस कंट्रास्टिंग करेक्टर, पिछली वीडियोस में भी हमने 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर लिखे थे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। पहला इसका जो कंट्रास्टिंग करेक्टर है, आइए एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को। कि टॉल स्टेम प्लांट क्रॉस विद ड्वार्फ स्टेम प्लांट। टॉल स्टेम को इसने क्रॉस करवाया किसके साथ? ड्वार्फ स्टेम, जिसका कद क्या था? छोटा था। तो सबसे पहले आइए इसका
यानी कि फिनोटाइप लिखते हैं, टॉल स्टेम। और ये कौन सा करेक्टर है? डोमिनेंट करेक्टर है, डोमिनेंट। कोई भी करेक्टर है उसको पेयर ऑफ जीन क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब डोमिनेंट जो करेक्टर है, डोमिनेंट को इसने इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से क्या है? रिप्रेजेंट किया। तो पेयर ऑफ करेक्टर क्या है हमारे पास? कैपिटल टी। और किसके साथ क्रॉस करवाया? ड्वार्फ के साथ। ड्वार्फ स्टेम यानी कि कद पौधे का क्या है? छोटा है। तो ये क्या कहलाया? रेसेसिव। ये जो कंट्रास्टिंग करेक्टर है, तो इसके कंट्रास्ट अगेंस्ट इसने स्मॉल लेटर यूज किया, स्मॉल टी। आइए इसको क्रॉस करवाते हैं। सबसे पहले इसका लिखेंगे हम फिनोटाइप। ये तमाम टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर चुके हैं। फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस, देखने में कैसे हैं? टॉल स्टेम। और इसको क्रॉस करवा दिया किसके साथ? ड्वार्फ स्टेम के साथ। ये हमारे पास P1 है। P1 से मुराद पेरेंटल प्लांट्स हैं, होमोजाइगस कंडीशन है। आइए इसका जीनोटाइप लिखते हैं। जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप, यानी कि इसको कौन से जीन अलील कंट्रोल कर रहे हैं। जीनोटाइप कैपिटल टी वर्सेस स्मॉल टी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद गैमेट्स बनते हैं, यानी कि म्योसिस का प्रोसेस होगा, और म्योसिस के नतीजे में क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। होमोजाइगस कंडीशन है, कोई एक कंसीडर कैपिटल टी करते हैं, यहाँ से होमोजाइगस रेसेसिव है स्मॉल टी। फिर यह आपस में मिलेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हमारे पास कहलाती है F1 जनरेशन। F का मतलब है फीलियल, ऑफ स्प्रिंग, प्रोजेनी, आने वाली नस्ल। यानी कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ? फर्टिलाइजेशन। तो देखने में ये आया कि F1 जनरेशन में तमाम पौधों का कद कैसा है? टॉल स्टेम है। कैसा है? टॉल स्टेम है। और इसी को इसने हाइब्रिड का नाम दिया, और यही क्या कहलाता है? हेट्रोजाइगस भी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेट्रोजाइगस। अब इसने ये यानी कि जो एक्सपेरिमेंट था, बार बार इसने रिपीट किया, और हमेशा F1 जनरेशन में उसे टॉल स्टेमी प्लांट्स क्या हुए? हासिल हुए। ठीक है। अब जो करेक्टर, अब इस रिजल्ट को देखते हुए मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस पेश किया। व्हाट डू मीन बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस? के अक्रॉस इन बिटवीन टू इंडिविजुअल differing in one trait are brought together in F1 generation. Which character is appear? कौन सा character appear हुआ? Tall. This is called the dominant. And which character is suppressed is called recessive. That is called law of dominance. Second example आइए डिस्कस करते हैं कि round seed cross with wrinkled seed. राउंड सीड अकॉर्डिंग टू मेंडल ये क्या है? डोमिनेंट है, डोमिनेंट। और डोमिनेंट जीन्स को कैपिटल आर से इसने रिप्रेजेंट किया। वर्सेस किसके साथ क्रॉस करवा रहा है? रिंकल्ड सीड के साथ। और ये क्या है? रेसेसिव है। और रेसेसिव को इसने इंग्लिश के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल आर। आइए इसको क्रॉस करवाते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे? फिनोटाइप लिखेंगे। फिनोटाइप मीन्स, अब जाहिर सी बात है टर्मिनोलॉजी आएंगी समझ में, तो आप फिनोटाइप को फ़ौरन समझ लेंगे कि फिनोटाइप का क्या मतलब है, कि फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस क्या है? राउंड सीड क्रॉस विद
रिंकल्ड सीड। सेकंड स्टेप में क्या लिखते हैं, जीनोटाइप लिखते हैं इसकी। क्या है हमारे पास, जीनोटाइप। जीनोटाइप से मुराद जेनेटिक मेकअप, कि इस पेयर को कौन से जीन या अलील कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिनोटाइप, जीनोटाइप इसका क्या होगा, कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर। उसके बाद म्योसिस का प्रोसेस होगा और क्या फॉर्म होंगे, गैमीट्स फॉर्म होंगे। म्योसिस हुआ, होमोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल आर एक अलील हमारे पास यानी गैमेट ये आया, स्मॉल आर। अब उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन यानी कि कैपिटल आर फ्यूज्ड होगा स्मॉल आर के साथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या हासिल हुआ, F1 जनरेशन। और कैसे हासिल हुआ इसका, राउंड सीड। और ये कैसे हैं, हाइब्रिड हैं। और किस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। अब जब मेंडल ने प्योर ब्रीडिंग को आपस में क्रॉस करवाया, राउंड को रिंकल के साथ, तो F1 जनरेशन में हमेशा कैसे हासिल हुए, राउंड सीड हासिल हुए। और फिर ये एक्सपेरिमेंट इसने बार बार रिपीट किए, तो हमेशा इसको F1 जनरेशन में राउंड सीड ही करेक्टर क्या है देखने में आया। तो इसने फिर ये लॉ पेश कर दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जो करेक्टर F1 जनरेशन में अपीयर होगा डोमिनेंट, और जो करेक्टर छुप जाएगा वो क्या कहलाता है, रेसेसिव कहलाता है। आइए तीसरी एग्जाम्पल इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि राउंड डोमिनेंट है किसके ऊपर, रिंकल के ऊपर, और F1 जनरेशन में हमें कौन सा करेक्टर अपीयर हुआ, हमेशा राउंड सीड। लेकिन किस कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। आइए लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक तीसरी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है, लेट्स सपोज दैट येलो सीड, यानी कि मटर का कलर सीड का कैसा है, येलो है, और उसको क्रॉस करवा दिया किसके साथ, ग्रीन सीड के साथ। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड, येलो सीड क्रॉस with green seed. According to Mendel, yellow seed color dominant है, और इसके जीन को मेंडल ने कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल Y। और ग्रीन सीड ये यूजुअली कैसे हैं, अकॉर्डिंग टू मेंडल रेसेसिव, स्मॉल y। आइए इसके क्रॉस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस। अकॉर्डिंग टू मेंडल, येलो सीड क्रॉस विद किसके साथ, ग्रीन सीड के साथ। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि इसका जीनोटाइप लिखते हैं। जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप। तो येलो सीड अकॉर्डिंग टू मेंडल कैसा है, डोमिनेंट है और होमोजाइगस है, कैपिटल Y। और ग्रीन कैसा है, रेसेसिव, स्मॉल y। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या लिखते हैं, मियोसिस, और फिर क्या फॉर्म होते हैं, गैमीट्स फॉर्म होते हैं। यहाँ से होमोजाइगस कंडीशन है, एक कंसीडर करेंगे, कैपिटल Y स्मॉल y। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फर्टिलाइजेशन, यानी कि यूजुअली कैपिटल Y फ्यूज विद द स्मॉल y। तो F1 जनरेशन, ये हमारे पास क्या हासिल हुई, F1 जनरेशन। और कैसे हैं, येलो सीड हासिल हुए, येलो सीड, लेकिन इसको हाइब्रिड का नाम दिया क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में हासिल हुए। हेट्रोजाइगस कहलाते हैं क्योंकि एक डोमिनेंट है और दूसरा रेसेसिव है।
तो अब जो F1 जनरेशन में करेक्टर अपीयर हुआ, कौन सा करेक्टर अपीयर हुआ? येलो कलर अपीयर हुआ, इसको कह दिया इसने डोमिनेंट। और कौन सा करेक्टर छुप गया? ग्रीन, स्मॉल y, इसका नाम रख दिया रेसेसिव। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब दो खालिस वैरायटी को, दोनों यूजुअली कैसे होते हैं? होमोजाइगस, आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक करेक्टर अपीयर होगा। कौन सा करेक्टर अपीयर हुआ? येलो। और कौन सा करेक्टर छुप गया? ग्रीन। तो येलो कलर डोमिनेंट ओवर द ग्रीन। फिर ये इसने एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट किए, तो हमेशा येलो ही सीड हासिल हुए। तो इस रिजल्ट को देखकर, इस कंट्रास्टिंग करेक्टर को देखकर, या इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस की, तमाम को देखकर उसने एक लॉ फार्मूलेट किया और उसका नाम क्या रख दिया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये तो सिंपल सा एक लॉ है, ये मेंडल के यानी कि वर्क के लिहाज से वहीं तक महदूद रहा, लेकिन जैसे जैसे जेनेटिक्स में एडवांसमेंट आती गई तो हमेशा रिज़ल्ट बिल्कुल मेंडल के मुताबिक नज़र में नहीं आए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक प्लांट है मिराबिलस जेलिपा, यूजुअली रेड कलर का होता है, और उसकी एक दूसरी स्पीशीज़ है वाइट फ्लावर। जब उसको आपस में क्रॉस कराया गया तो अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिहाज से कि कैसा कलर आना चाहिए? रेड। लेकिन एक इंटरमीडिएट करेक्टर अपीयर हुआ, और इस जब इंटरमीडिएट करेक्टर अपीयर हुआ तो एक जेनेटिक्स के अंदर एक और टर्मिनोलॉजी आ गई, दिस इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके अलावा कोडोमिनेंस, XYZ। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑथेंटिक तो है मेंडल्स के वर्क के लिहाज से, लेकिन हमेशा 100% रिजल्ट इसका अपीयर नहीं हुआ, तो हम इसको लॉ कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मेंडल। फिर मेंडल ने अपने काम को आगे बढ़ाया, उसने ये देखा कि ये जो लेट्स सपोज ये जो येलो सीड क्रॉस करवाया ग्रीन सीड के साथ, तो ये करेक्टर F1 में कहाँ चला गया? तो अब इसने इन प्लांट्स को आपस में ही सेल्फ ब्रीड करा दिया, और F2 जनरेशन में उसको करेक्टर्स अपीयर हुए। फिर उन करेक्टर को देखकर इसने एक और लॉ पेश कर दिया, और उसका नाम उसका नाम रख दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, मेंडल्स के लॉस को समझने के लिए अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जेनेटिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर आप लोग कमांड हासिल करें, तब जाके ये जेनेटिक्स बहुत यानी कि आपके फिंगर टिप्स पर हो जाएगी। जो स्टूडेंट कहते हैं बहुत मुश्किल लगती है, जीन का नाम आया तो उनके ऊपर जीन चढ़ गया, जब अलील की बात चलती है तो उसके अंदर उनको अलील हो जाते हैं बीमार, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जेनेटिक्स पर आप लोग कंप्लीट कमांड हासिल कर लें, जेनेटिक्स आपके फिंगर टिप्स पर होंगी। तो खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।